नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं देवभूमि आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश की श्रृंखला के अंतर्गत अंतिम लेक्चर में हमने बात की थी मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और उनकी प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या थीं। तो दोस्तों, यदि आपने वो अंतिम लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम जो लेक्चर की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, आज जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र। कृषि जलवायु क्षेत्र का मतलब क्या है दोस्तों? यदि हम अंतिम लेक्चर की बात करें तो अंतिम लेक्चर में हमने क्या देखा था? अंतिम लेक्चर में देखा था मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों के बारे में, यानी उसमें हमने मध्य प्रदेश का वर्गीकरण किया था केवल जलवायु के आधार पर। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, और साथ ही साथ जो संपूर्ण भारत की या फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो वो एक कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पे आर्थिक समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? कृषि माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, कृषि को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश को स्पेशली कृषि के आधार पर 11 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं मध्य प्रदेश को कृषि 11 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दोस्तों, यदि अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में, तो यदि मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में बात करें तो उससे पहले दोस्तों हमने देखा था कल कि जलवायु के आधार पर, यानी यदि बात करें दोस्तों तो जलवायु के आधार पर हमने कल मध्य प्रदेश को कितने 4 भागों में बांटा था। और यदि हम जलवायु के साथ यदि कृषि भी जोड़ते हैं, यानी आज का जो टॉपिक है हमारा कृषि जलवायु क्षेत्र, इसमें जो प्रमुख आधार दोस्तों माना जाता है वो किसको माना जाता है? कृषि को माना जाता है। यानी जलवायु तो इसमें रहेगा ही रहेगा और प्लस में इसमें कृषि भी आपका क्या रहेगी? आधार रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, तो कृषि जलवायु क्षेत्र में जो यदि विभाजन का प्रमुख आधार पूछा जाए तो वो क्या रहेगा? कृषि प्लस जलवायु। और यदि इसका उद्देश्य पूछें क्यों विभाजित किया गया, तो हमारे मध्य प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया, या फिर मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। तो हम बात करते हैं आखिर वो कौन कौन से 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अब चूँकि क्या है दोस्तों कि 11 जलवायु कृषि क्षेत्र हैं तो उनको याद करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। 11 नाम याद करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से दोस्तों हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से क्या किया है, उनको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। 3 भागों में कैसे? तो यदि बात करें तो एक होगा आपका पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा होगा आपका मध्य क्षेत्र और तीसरा होगा आपका पूर्वी क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र में हमारे कौन कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र आते हैं, मध्य क्षेत्र में हमारे कौन कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र आते हैं और पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र आते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्र की। तो यदि पश्चिमी क्षेत्र में आप देखेंगे दोस्तों, तो यदि आपने मध्य प्रदेश की मैपिंग अच्छे से की होगी, या फिर मध्य प्रदेश के जो हमने इससे पहले मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन आपको पढ़ाया था, भौगोलिक विभाजन पढ़ाया था और पर्वत पठार के बारे में पढ़ाया था, यदि आपने उन लेक्चरों को अच्छे से देखा है तो आप ये चीज़ जान सकते हैं अच्छे से कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? मालवा का पठार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो विभाजन हो जाता है वो होता है दोस्तों मालवा का पठार। ठीक है, तो पहला कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार। उसके साथ में ही दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे आपको 2 जिले देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका झाबुआ और दूसरा अलीराजपुर। तो दूसरा हमारा जो क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा झाबुआ की पहाड़ियाँ। ठीक है, तीसरा क्षेत्र आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, उसके अलीराजपुर और बड़वानी के साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा कौन सा जिला? तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा खंडवा और खरगोन, या फिर जिनको बोला जाता है निमाड़ जिले। ठीक है, कौन सा? निमाड़ क्षेत्र बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? निमाड़ का मैदान। तो पश्चिमी क्षेत्र में आपके 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हो जाएंगे। पहला हो जाएगा मालवा का पठार, दूसरा हो जाएगा आपका झाबुआ की पहाड़ी और तीसरा हो जाएगा निमाड़ का मैदान। मध्य क्षेत्र में आएंगे दोस्तों, मध्य क्षेत्र में बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तरी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रिड क्षेत्र, यानी पहला आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे बात करें तो ग्रिड क्षेत्र हो जाएगा। उसके नीचे आएंगे तो आपका हो जाएगा बिंद पठार, उसके साइड में आएंगे तो बुंदेलखंड का पठार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे तो उसके बगल में आ जाएगा आपका कैमूर का पठार, या फिर उसको बोलते हैं कैमूर पठार और सतपड़ा की पहाड़ी। यानी इसमें आपके 2 क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। एक तो हमने जो कैमूर पर्वत श्रृंखला पढ़ा था वो क्षेत्र, और दूसरा सतपड़ा का पहाड़ी क्षेत्र, यानी जो सतपड़ा पर्वत श्रृंखला जहाँ पे होती है उसका प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र वो भी इसमें देखा जाएगा।
फिर इसके बाद आते हैं तो दोस्तों आपको अगला मिलेगा केंद्रीय नर्मदा घाटी, यानी अगला विभाजन कौन सा हो जाएगा, केंद्रीय नर्मदा घाटी हो जाएगा, जो कि आपका मध्य में देखने को मिलता है। अगला देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका सतपुड़ा का पठार, ठीक है, ये आपके हो गए मध्य क्षेत्र के बारे में। अगला आता है आपका वो कौन सा होता है, पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में आपको बेसिकली दो ही याद रखने हैं, एक होता है आपका छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र और दूसरा होता है छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र। तो दोस्तों पूर्वी में आपको दो याद रखने हैं, बेसिकली कौन कौन से नाम से याद रखने हैं, तो पूर्वी में हमेशा याद रखना है। पूर्व साइड कौन सा राज्य है अपने यहाँ पे, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के नाम से दो आपके कृषि जलवायु क्षेत्र होंगे, एक होगा पहाड़ी पर और दूसरा होगा मैदानों में। जो पहाड़ी पर होगा उसको बोला जाएगा दोस्तों क्या, तो मध्य प्रदेश का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, और जो मैदानों में होगा उसका बोला जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र। तो दो हो गए, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र। इस प्रकार से दोस्तों हमने ये कुल 11 जलवायु प्रदेशों के बारे में देखा, ठीक है, 11 कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में, इसके बारे में एक संक्षेप में जानकारी ले चुके हैं कौन कौन से वो आपके कृषि जलवायु क्षेत्र रहेंगे। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में विस्तार से, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ और देख लें यहाँ पे दोस्तों, जब आप कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, आधार हमने क्या बोल चुके हैं पहले, कृषि और जलवायु, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या देखना है। एक आपको देखना है सबसे पहले तो उसका नाम, सबसे इम्पोर्टेंट, आपको 11 के 11 नाम याद करने हैं। दूसरा आपको देखना है उसका विस्तार कहाँ पर होगा, ठीक है। तीसरा आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पर जो है यदि बात करें फसल की, फसल कौन कौन सी की जाएगी प्रमुख रूप से, और उसके बाद यदि बात करें तो वहाँ पे वर्षा कितनी हो जाएगी, औसतन वर्षा याद करेंगे आप यहाँ, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, औसत वर्षा कितनी होगी। और अंतिम आप देखना चाहोगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो मिट्टी का प्रकार, और इसमें आपका फसल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है जब भी आप किसी भी कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले उसका नाम, दूसरे पर उसका विस्तार, तीसरे पर उसका वहाँ पे कौन सी फसल होगी, चौथे पर बात करेंगे वहाँ पे वर्षा की, और पांचवें पर बात करेंगे वहाँ पे पाई जाने वाली मिट्टी की। यदि दोस्तों मिट्टी की बात करें तो मिट्टी, इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था मध्य प्रदेश में मृदा, उसके अंतर्गत हम देख चुके थे मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि बात करें दोस्तों वर्षा की, तो जो अंतिम लेक्चर था हमारा जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश को 4 जलवायु क्षेत्रों में बांटा था, उसके अंतर्गत हमने आपको वर्षा का वितरण भी समझाया था। फसल की बात करें दोस्तों तो अभी अपन देखने वाले हैं। विस्तार की बात करें तो दोस्तों आपने यदि मध्य प्रदेश की मैपिंग अच्छे से की है तो आपको इसका विस्तार जानने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीज़ें अपन को देखनी है कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपका जो पहला कृषि जलवायु क्षेत्र आता है दोस्तों, यदि उसकी बात करें तो सबसे पहले आप उत्तर साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रिड क्षेत्र। कौन सा मिलेगा आपको, ग्रिड क्षेत्र देखने को मिलेगा। और ग्रिड क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम जिले की बात करें दोस्तों कौन से रहेंगे, तो देखो ग्रिड क्षेत्र सबसे पहले कहाँ पर स्थित होगा, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित होगा, जहाँ पे अपनी चंबल नदी बहती है, ठीक है। जहाँ पे हमने देखा था, यदि हमने पिछले लेक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे बीहड़ों का निर्माण हुआ है। किसका हुआ है, बीहड़ों का निर्माण हुआ है चंबल नदी के अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा। तो ग्रिड क्षेत्र में यदि दोस्तों बात करें तो कौन कौन से जिले आएंगे, तो ग्रिड क्षेत्र में आपके जिले आएंगे कौन से, तो एक हो गया आपका श्योपुर जिला, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका मुरैना जिला, उसके बाद हो जाएगा आपका भिंड, उसके बाद ग्वालियर, शिवपुरी। यानी यहीं पे यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको श्योपुर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मुरैना मिल जाएगा, भिंड मिल जाएगा, ग्वालियर मिल जाएगा और शिवपुरी मिल जाएगा। तो ये सारे जिले आपके किस में आएंगे, ग्रिड क्षेत्र में आएंगे। यहाँ पे यदि फसल की बात करें तो कौन सी होगी, गेहूँ ज्वार की फसल की जाएगी। कौन सी फसल, गेहूँ ज्वार की फसल की जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे सरसों की फसल भी प्रमुख रूप से की जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो सरसों की फसल भी बता सकते हो। साथ में दोस्तों यहाँ पे वर्षा की बात करें तो वर्षा यहाँ पे कितनी होगी, 80 से 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ हमने आपको बताया था कि पश्चिम से आप पूर्व की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वर्षा का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्षा कितनी होगी, 80 से 90 सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों अगला बात करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका बुंदेलखंड का पठार या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं मुख्य रूप से 3 क्षेत्र आते हैं। पहला आपका होगा छतरपुर, दूसरा होगा टीकमगढ़ और तीसरा होगा दतिया। 3 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं, टीकमगढ़, छतरपुर और दतिया जिले। फसल की बात करें तो यहाँ पे भी आपकी गेहूं ज्वार की फसल की जाती है। और यहाँ पे यदि वर्षा की बात करें तो 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पे की जाएगी दोस्तों, ठीक है।
अगले दोस्तों बात करते हैं अगले पठार की, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, या फिर अगला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कैमूर पठार एवं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ये क्षेत्र दोस्तों याद रखना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। आपका ये जो वाला कृषि जलवायु क्षेत्र होगा वो आपका 2 भागों में विभाजित रहेगा। एक आप जो यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको अलग निशान से बताया गया है, और दूसरा आपको ये नीचे, ये आपका बेसिकली कौन सा जिला होगा, तो ये होगा आपका सिवनी जिला। तो यदि इसके संपूर्ण जिले की बात करें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो यदि आप इसके उत्तर वाले भाग में बात करोगे तो यहाँ आपका हो गया रीवा, पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, ठीक है। और साथ में यदि दक्षिण वाले जिले की बात करोगे तो यहाँ पे सिवनी एक जिला आता है। तो कैमूर एवं सतपुड़ा की पहाड़ी में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो रीवा, पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया और सिवनी। फसल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी गेहूं की फसल की जाएगी, और सिवनी में आपकी चावल की फसल की जाएगी या फिर धान की खेती की जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र हो जाएगा ये, तो गेहूं धान या फिर गेहूं चावल क्षेत्र। वर्षा की बात करें तो अपन पूर्व की साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पे वर्षा बढ़ती आएगी, यानी 100 से 140 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होगी। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आगे दोस्तों बात करें और, तो इसके आगे देखेंगे आपका आएगा कौन सा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में बात करेंगे तो यहाँ पे जिले कौन कौन से आते हैं, तो सीधी, सिंगरौली, मंडला, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, ये जिले इतने आपके यहाँ पे आएंगे। फसल की बात करें तो कौन सी होगी, यहाँ पे चावल और ज्वार की फसल प्रमुख रूप से की जाएगी। वर्षा की बात करें तो 120 से 160 सेंटीमीटर होगी, ठीक है दोस्तों। आपको प्रमुख रूप से जिलों के नाम यहाँ पे बेसिकली याद रखना है, कौन से जिले कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों अगला, तो यहाँ पे आपका आएगा छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र। और छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र जो है दोस्तों वो आपका छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। और यहाँ पर प्रमुख रूप से बात की जाए तो चावल की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, चावल की। और यहाँ पे एक ही जिला आता है जो है आपका बालाघाट। तो बालाघाट जिले में आप वैसे भी दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे धान की खेती जो है सबसे ज़्यादा की जाती है। तो वर्षा की बात करें यहाँ कितनी होगी, तो 120 से 160 सेंटीमीटर वर्षा होगी, जो कि आपके बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। अगला बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा का पठार। सतपुड़ा का पठार का विस्तार दोस्तों बात करें तो कहाँ पे होगा, तो इसका विस्तार होगा बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में, ठीक है। फसल कौन सी होगी, तो गेहूँ और ज्वार की फसल यहाँ पे सबसे ज़्यादा की जाएगी। वर्षा की बात करें तो 100 से 120 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा रहेगी दोस्तों, ठीक है। ये आपका रहेगा कौन सा, सतपुड़ा का पठार। बेसिकली इसके अंतर्गत जो सतपुड़ा जो पहाड़ी वगैरह होती है, जो हमने मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में पढ़ा था कि सतपुड़ा की जो पहाड़ी होती है वो वाला क्षेत्र इसमें बेसिकली आएगा, और उसमें कौन सा पठार वाला क्षेत्र आएगा मुख्य रूप से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ऊपर बात करें तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे देखा था नर्मदा घाटी थी। और यहाँ पे नर्मदा घाटी के आधार पे दोस्तों एक क्षेत्र होगा जिसको बोलेंगे केंद्रीय नर्मदा घाटी या फिर मध्य नर्मदा घाटी। इसके अंतर्गत जिलों की बात करें तो कौन से आएंगे, तो इसके अंतर्गत हरदा हो गया, होशंगाबाद हो गया, जबलपुर हो गया, नरसिंहपुर, ये जिले आपके आते हैं। और फसल की बात करें तो गेहूँ और चना की फसल प्रमुख रूप से की जाएगी। वर्षा देखें तो 100 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद अगला देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा निमाड़ का मैदान। और निमाड़ के मैदान में दोस्तों 2 ही जिले आते हैं, एक होता है खंडवा, एक होता है खरगोन। और साथ में यहाँ पे दोस्तों एक जिला और है बड़वानी। तो बड़वानी जिला भी यहाँ पे दोस्तों आता है इसके साथ में, ठीक है। तो बड़वानी का कुछ हिस्सा जो है आपका झाबुआ की पहाड़ियों में आएगा, और बड़वानी का जो आधा हिस्सा है, कुछ हिस्सा आपका कहाँ पे आएगा, तो निमाड़ के क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो निमाड़ में दोस्तों बेसिकली आपको 2 जिले याद रखने हैं, खंडवा, खरगोन, ठीक है। और आधा क्षेत्र किसका, तो बड़वानी का। फसल की बात करें तो जैसा हम जानते हैं खंडवा और खरगोन को क्या सुनहरे जिले बोला जाता है। सुनहरे जिले किस वजह से बोला जाता है, वहाँ पर होने वाली कपास की खेती के आधार पर। तो यहाँ पे फसल कौन सी की जाएगी, तो कपास और ज्वार की फसल प्रमुख रूप से की जाएगी। वर्षा की बात करें तो 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होगी। अगला देखेंगे दोस्तों आएगा आपका झाबुआ की पहाड़ी। और झाबुआ की पहाड़ी के अंतर्गत आपके कौन से जिले आएंगे, तो झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, और साथ ही यहाँ पे आप लिख सकते हो बड़वानी, ठीक है। तो जो बड़वानी है दोस्तों ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र होता है ये आपका कौन सा जिला होगा, बड़वानी। बड़वानी का आधा क्षेत्र जो है निमाड़ में आता है, और आधा क्षेत्र आपका झाबुआ की पहाड़ियों में आता है, ठीक है। फसल की बात करें तो वही यहाँ पे कपास की फसल होगी प्रमुख रूप से, और ज्वार का साथ में ज्वार की फसल भी यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। अगला बात करते हैं तो अगला आएगा कौन सा, मालवा का पठार। और मालवा के पठार के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से जिले आएंगे, तो मालवा के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं आपके, उज्जैन हो गया, धार हो गया, इंदौर हो गया, देवास हो गया, रतलाम हो गया, शाजापुर, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर इत्यादि जिले आते हैं। तो
मालवा के पठार की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा आप बात करो तो वैसे कौन सी खेती की जाती है, सोयाबीन की खेती की जाती है यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे कौन सी, तो कपास, गेहूं, ज्वार इत्यादि क्षेत्र में इसको बांटा गया। यानी प्रमुख रूप से यहाँ पे कौन सी, कपास हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, इसके साथ ही साथ में यहाँ पे सोयाबीन की खेती भी की जाती है, ठीक है। मालवा के पठार के बारे में इतनी चीज़ें पता चल गई। और साथ ही साथ यहाँ पे वर्षा की बात करेंगे तो 60 से 80 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों वर्षा का ट्रेंड वही चलेगा। आप पूर्वी पश्चिमी जिले में बात करोगे तो यहाँ पे देखो 60 से 80, 60 से 70, 60 से 80, 100 से 120 और धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अंतिम तौर पे जाके यहाँ पे 120 से 160 सेंटीमीटर वर्षा भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इतनी चीज़ें क्लियर है। अंतिम देखते हैं तो वो आपका रहेगा कौन सा, विंध्य पठार। और विंध्य पठार की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आएंगे, तो इसके अंदर आपका हो गया राजगढ़, गुना हो गया, ठीक है। गुना मतलब आप देखोगे यहाँ पे राजगढ़ हो गया। राजगढ़ की बात करेंगे तो राजगढ़ जिला जो है आपका आधा मालवा में आता है और आधा विंध्य पठार वाले क्षेत्र में आता है। राजगढ़ हो गया, भोपाल हो गया, ठीक है। इसके अलावा आ जाओ तो श्रीहोर, रायसेन, विदिशा और साथ ही साथ यहाँ पे 2 जिले हैं कौन कौन से, सागर और दमोह। सागर यहाँ पे हो जाएगा, दमोह यहाँ पे हो जाएगा। तो सागर दमोह भी आपके किस में आ जाएंगे, विंध्य पठार वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। यहाँ पे फसल की बात करें तो कौन सी होगी, तो गेहूं और चना की फसल यहाँ पे प्रमुख रूप से की जाएगी, ठीक है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे वर्षा की, तो वर्षा यहाँ पे कितनी होगी, 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक वर्षा की जाएगी। तो ये दोस्तों आपके थे कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र, जो कि यदि आप मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में पिछले 4 से 5 साल का ट्रेंड रहा है कि हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। कभी कभी वो डायरेक्टली आपको बोल देता है कि मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में बताइए, कभी कभी आपको इनडायरेक्ट घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इन 11 के 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों के नाम एकदम रट लेने हैं अच्छे से। कौन कौन से जिलों में इनका विस्तार है वो आपको देखना है, प्लस में कौन सी फसल की जाती है वो देखनी है, वर्षा कितनी होती है वो देखनी है। और साथ में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पे मृदा कौन सी पाई जाती है वो भी आपको देखना है। यदि आपने मृदा वाला टॉपिक दोस्तों देखा होगा तो आप बता सकते हो मृदा यहाँ पे कौन सी की जाती है। फिर भी आपको एक संक्षेप में आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कौन सी मृदा की जाएगी कौन से क्षेत्र में। तो यदि दोस्तों बात करें मालवा के पठार की, यानी मालवा का पठार हमने यहाँ पे देखा था, तो मालवा के पठार पे दोस्तों कौन सी मृदा की होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मृदा पाई जाएगी आपकी कौन सी, काली मृदा और पथरीली मृदा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कौन सी होगी, काली मृदा और पथरीली मृदा। यानी ये पथरीली मिट्टी होती है दोस्तों, वो कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी आपने, यानी आप यहाँ पे नीमच, मंदसौर और जो उत्तरी वाला क्षेत्र देखोगे यहाँ पे आपको पथरीली मिट्टी भी देखने को मिलेगी। निमाड़ क्षेत्र की दोस्तों बात करें तो निमाड़ क्षेत्र में आपको काली मृदा देखने को मिलती है, ठीक है। निमाड़ क्षेत्र आपका ये हो गया, यहाँ पे आपको काली मृदा देखने को मिलेगी। आगे देखेंगे गिरिड क्षेत्र में आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है, साथ ही साथ बलू मिट्टी भी देखने को मिलेगी। विंध्य प्रदेश की बात करें तो काली मृदा और पथरीली मृदा देखने को मिलती है, मध्यम काली मृदा। केंद्रीय नर्मदा घाटी में हमने देखा था उस दिन लास्ट लेक्चर में बात करें तो मृदा वाले क्षेत्र में हमने देखा था जो गहरी काली मिट्टी है वो कहाँ पे पाई जाती है, नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में। तो केंद्रीय नर्मदा घाटी में आपकी कौन सी मृदा हो जाएगी, गहरी काली मृदा हो जाएगी। सतपुड़ा वाले क्षेत्र में देखेंगे यानी सतपुड़ा के पठार में देखेंगे तो वहाँ पे आपकी छिछली काली मृदा पाई जाएगी। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ दोस्तों पाई जाती है मृदा को मिश्रित मृदा, कौन सी, मिश्रित मृदा और मध्यम काली मृदा यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यदि बात करें कैमूर पठार और सतपुड़ा की पहाड़ी की, तो यहाँ पे आपको काली पीली मृदा, हल्की काली मृदा देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ आपको लाल पीली मृदा देखने को मिलेगी। हमने अंतिम लेक्चर में बात की थी मृदा वाले क्षेत्र में, मृदा वाले लेक्चर में, तो यहाँ आपकी कौन सी मृदा का विस्तार था दोस्तों, तो यहाँ पे था काली पीली मृदा का, यहाँ पे था काली मृदा का विस्तार, यहाँ पे था मिश्रित मृदा का विस्तार, यहाँ पे था जलोढ़ मृदा का, यहाँ पे था लैटराइट मृदा। ये इतनी मृदा आपके यहाँ पे पाई जाती थी। तो यहाँ आपकी कौन सी होगी, तो यहाँ पे होगी काली लाल पीली मृदा, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ में गए दोस्तों, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे आपको लाल पीली मृदा और मिश्रित मृदा दोनों देखने को मिलती हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ आपको देखने मिलेगी कौन सी, तो लाल पीली मृदा और लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा का विस्तार हमने इस दिन दोस्तों बताया था आपको कि एकमात्र जिला या फिर एकमात्र क्षेत्र जहाँ पे आपको लैटराइट मृदा का विस्तार देखने को मिलता है वो होगा महाराष्ट्र से लगा हुआ आपका बालाघाट का क्षेत्र। तो बालाघाट में आपको कौन कौन सी मृदा देखने को मिलेगी, तो यहाँ आपको लाल पीली मृदा और लैटराइट मृदा दोनों देखने को मिलती हैं।
तो ये आपके हो गए दोस्तों क्या, मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा, सबसे पहले उनके टोटल 11 नाम, और 11 नाम को दोस्तों हमने अपने याद करने की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट लिया था, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। साथ ही में दोस्तों हमने देखा था कि इसमें जो प्रमुख आधार बनाया जाता है किसको बनाया जाता है, तो प्रमुख आधार आपका कृषि होगा और जलवायु होगा। यदि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, तो आपको सबसे पहले इसका नाम पढ़ना है, विस्तार पढ़ना है, फसल पढ़नी है, वर्षा पढ़नी है और मिट्टी पढ़नी है। और यदि आपसे हो सके तो आप इसको कैसे याद करिएगा, तो आप इसको एक ब्लैंक मैप बनाकर याद करिएगा। आप सबसे पहले एक ब्लैंक मैप बनाइए और उसके अंतर्गत दोस्तों आप अंदाज के आधार पर ये चीज़ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन से हिस्से में आएगा। ठीक है, यो तो आपका दोस्तों यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, जो कि मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र से संबंधित था। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे पहले के लेक्चर दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट में डले हुए हैं, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक लगभग 10 से 12 लेक्चर अपने मध्य प्रदेश से संबंधित डाल चुके हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उनको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।